स्टूडेंट्स, हाजिर हूं अपने एक नए मोटिवेशन वीडियो के साथ। और आज का वीडियो लेक्चर आपको इतना ज्यादा मोटिवेट कर देगा कि आप पढ़ने के लिए एकदम पागल हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, दीपावली आ रही है और दीपावली क्या है? पटाखे जलाए जाते हैं, मोमबत्तियां जलाई जाती, खुशियां बनाई जाती, मिठाइयां बांटी जाती हैं। तो क्या दीपावली इन्हीं सब का त्योहार है? जी नहीं। दीपावली का मैसेज ये होता है कि आप अंधकार को मिटा के प्रकाश फैलाइए। अंधकार चाहे बाहर का हो चाहे अंदर का हो, हर प्रकार के अंधकार को मिटाने का त्योहार ही दीपावली है। और इस दीपावली आपको दो काम करने हैं। पहला काम, आपको अपने अंदर का अंधकार मिटाना है, ज्ञान का प्रकाश फैलाना है। और दूसरा काम, जो कि वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। दूसरा काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट में पता लगेगा। लेकिन पहला काम जो दिया आपने, तो अपने अंदर के अंधकार को आपको कैसे मिटाना है ये जान लीजिए। आजकल के स्टूडेंट क्या करते हैं? आजकल के स्टूडेंट में जो हमारे मिडिल क्लास के स्टूडेंट होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के जो स्टूडेंट होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहते। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। 10% स्टूडेंट आपको उसमें ऐसे मिल जाएंगे जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन 90% नहीं पढ़ना चाहते। क्यों नहीं पढ़ना चाहते? क्योंकि उनको जो सुविधाएं मिली हुई हैं, जो फैसिलिटीज उनके पिता ने उनको प्रोवाइड करा रखी, उन फैसिलिटीज में अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, उन्हीं फैसिलिटीज में वो रहना चाहते हैं। जैसे कि इंटर के स्टूडेंट के जो होगा, लाइक किताब का सेकंड चैप्टर लोस्ट स्प्रिंग, इस लोस्ट स्प्रिंग का जो दूसरा टॉपिक था, उसमें देखिए क्या है, फिरोजाबाद की कहानी। फिरोजाबाद में चूड़ियां बनाने का कारखाना, उसमें साफ साफ कहानी लिखी है कि उनके पिता जिस माहौल में रहते हैं, उनके बच्चे भी उसी माहौल में ढल जाते हैं। पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मार्मिक स्टोरी है, आपको मजा बहुत आएगी इस स्टोरी में। तो ये स्टोरी यहाँ पे छोड़ देते हैं, आपको मैं आगे बढ़ते हैं कि आप क्या करेंगे। तो आप भी उसी फैसिलिटीज को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं कि बस इतना ही मुझे मिल जाए पर्याप्त है, इससे आगे नहीं पढ़ना चाहते। वहीं पर अमीर क्लास के जो हाई सोसाइटी के बच्चे होते हैं, जो रिच फैमिली के बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं? वो पढ़ते इसलिए हैं कि वो अपने पिता का बिजनेस एक्सपैंड कर सके, बिजनेस को बढ़ा सके। उनका व्यापार अगर एक शायद देश में है तो वो सोचते हैं कि पापा अगर एक देश में व्यापार कर रहे हैं, इंडिया में ही कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं ऑस्ट्रेलिया में करूं, मैं जर्मनी में करूं, मैं अमेरिका में करूं। तो इसके लिए उनको मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत करते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं। तो बहुत सारे मिडिल क्लास स्टूडेंट कहेंगे कि मेरे पापा तो इतने अमीर है नहीं कि मुझे कहीं विदेश पढ़ने के लिए भेजे, मुझे कहीं हाई सोसाइटी के बच्चों को मेरे पास पढ़ने के लिए भेजे। तो क्या ये बताइए मुझे कि आज से 11 तक जो आपको प्राइमरी में पढ़ाया जाता है, वही आपको हाई सोसाइटी के स्कूल में पढ़ाया जाता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया जाता। तो चाहे वो बच्चा हाई सोसाइटी में पढ़ रहा हो, चाहे लो सोसाइटी का मिडिल क्लास का हो, पढ़ता एक ही चीज़ है। बस पढ़ने का जो उसकी थिंकिंग होती है वो अलग अलग होती है। अच्छा चलिए छोड़िए, आपके पापा इतने बड़े नहीं हैं कि आपको हाई सोसाइटी के स्कूल में भेज सके। वहीं पे एक गरीब घर का बच्चा, बहुत ही गरीब घर का बच्चा, वो पढ़ता है और पढ़कर अपने ऊपर आपको ऊपर ले आता है। कभी आप इसने सोचा कि वो बच्चा जिसको कोई फैसिलिटी नहीं मिली है, वो क्यों हाई रैंक पे जाके बैठ जाता है? क्योंकि उसके अंदर पढ़ने की लगन होती है, उसे अपने माहौल से बाहर निकलना होता है। जबकि मिडिल क्लास के बच्चे क्या करते हैं? मिडिल क्लास के बच्चे जितना भी मिला रहता है उसी में सेटिस्फाई हो जाते हैं। ये बहुत ही खतरनाक सोच है। ये जैसे कहते नहीं, लाइफ को खत्म कर देने वाली सोच है। इस सोच को बाहर निकालिए अपने अंदर से, इस अंधकार को अपने मन से बाहर निकालिए। एक कहानी सुनाता हूं, हो सकता है ये अंधकार से बाहर निकलने में आपकी मदद कर सके। एक बच्चा होता है जो कि मिडिल क्लास फैमिली का होता है, पापा उसके फैक्ट्री में काम किया करते हैं और वो थोड़ा सा परेशान घर का होता है, मतलब लो मिडिल क्लास जिसे कह सकते हैं कि पापा कमाते खा तो हैं, उनका भरपेट भोजन होता है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। तो ऐसे घर का होता है। तो उसके पास एक कहीं से उसके पापा जुगाड़ करके उसके लिए एक सेकंड हैंड मोबाइल खरीदे थे, बड़ी मोबाइल, स्मार्टफोन। मोबाइल मिलते ही उसका मन पढ़ाई लिखाई से पूरी तरह से हट जाता है और उसकी घर की स्थिति इतनी खराब रहती है कि मतलब कोई अगर मेहमान आ जाए तो उसे वो लोग अपने घर पे बिठा तक नहीं सकते थे। मतलब एक ही कमरे में वो सब कुछ करते थे। उससे कहते नहीं, बड़े से बहुत बड़ा घर नहीं था, एक ही कमरे का घर था, उसी घर में एक ही कमरे में सब कुछ वो काम करते थे, खाते पीते सोते जागते सब वही थे। और मेहमान को बैठाने तक की जगह नहीं थी। वो भी एक कमरे का जो घर था वो लिंटर नहीं था, टीन शेड था। लेकिन वो बच्चा अपनी स्थिति को छोड़कर मोबाइल भी मिलती है, दुनिया देखने लगता है मोबाइल में सब कुछ। एक दिन उसका एक फ्रेंड जो कि उसके घर पहली बार आया रहता है, वो आ जाता है
उसके घर को देखता है, कहता है यार तू यहाँ रहता है? तो कहता हाँ बिल्कुल मैं यहाँ रहता हूँ। कहता तू इस घर में रहता है? कहता बिल्कुल मैं यहाँ पे रहता हूँ। तो वो कहता है कि फिर भी तू पढ़ता नहीं है, तुझसे बेकार लड़का मैंने देखा नहीं। कहता तू क्यों बेकार मुझे कह रहा है? उसको नाराज हो गया, तो कह रहा है बेकार नहीं हूं तो और क्या, तू तेरी माँ बीमार है, तेरे पापा फैक्ट्री में काम करते, कभी सोचा तूने तो पैसे कहाँ से लाते हैं? तू चल मेरे साथ। कह रहा तो कहाँ ले जा रहा है? तू चल मेरे साथ, को लेके चल देता है उसे। और वो वहाँ पहुँच जाते जहाँ उसके पापा फैक्ट्री में काम किया करते हैं। लंच टाइम रहता है, सारे जो लेबर होते हैं वो बैठे रहते हैं, उन्हीं लेबर के बीच में उनके पापा भी लेबर ही रहते हैं, वो बैठते हैं और बातचीत क्या करते हैं। तो कहता तू खड़ा होकर सुन। खिड़की के पास वो दोनों बच्चे खड़े हो जाते हैं और सुनते हैं उस बच्चे के पापा की बात। वो अपने दोस्तों से बात करते रहते उसके पापा कि घर पे पत्नी बीमार है और मुझे इतना यहाँ पैसा इतना ही मिलता है कि मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूँ, उसकी दवा ठीक से नहीं करा सकता, उसके ठीक से दवा कराने की आवश्यकता है और इतना ज़्यादा मतलब परेशानी झेल रही, इससे अच्छा मुझे मौत आ जाए, मौत ही मेरे लिए सबसे अच्छा साधन होगी। तो उसका जो दोस्त कहता है यार ऐसी बातें मत किया कर, तेरे बाद तेरा परिवार कौन देखेगा, तेरे बच्चा है, तेरी बीवी, उसको कौन देखेगा? तो कह रहा एक वही बेटा ही तो मेरा सहारा है। मैं सोचता हूँ कि उसे पढ़ा लिखा दूँ किसी तरह, तो किसी दिन वो इससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बन जाएगा जब पढ़ लिख लेगा। और ये सुनते हैं दोनों बच्चे। वो लौट के मतलब घर आते हैं, घर आते समय बातें करते हैं। वो दोस्त जो उसका समझाता है कि देख तेरे पापा कितनी मेहनत से वो रुपए लेके आते हैं, जिसको तू बिला वजह समय गंवा के खत्म कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है, स्कूल की फीस जा रही है, ये सब कुछ सोच तू कितनी ज़्यादा अपने पापा को दुख पहुंचा रहा है। जिस दिन तुम्हारे पापा को पता लगेगा जी कितनी मेहनत से मैं पैसे कमाता हूँ लेकिन मेरा बेटा पढ़ता नहीं है, वो क्या होगा? ये बातें उसके बिल्कुल मन पे चोट कर जाती है। और जो बच्चा रहता है वो मोबाइल छोड़कर सारी जो गलत काम थे उससे छोड़ देता है। गलत काम मतलब स्टूडेंट के लिए गलत काम क्या होते हैं? खेलना कूदना, ना पढ़ना, किताबें ना उठाना, मोबाइल चलाना, दोस्तों के साथ मटरगस्ती करना, ये सारे गलत काम होते हैं। सारे गलत कामों से छोड़ दिए और बैठ गया, सिर्फ एक लक्ष्य किया कि मुझे पढ़ना है और मेहनत करता रहा। 2 महीने की मेहनत उसने की। 2 महीने की मेहनत करने के बाद जब एग्जाम हुआ, एग्जाम का रिजल्ट आया तो उसने पूरे स्टेट में टॉप किया था। जी हाँ, उस बच्चे ने पूरे स्टेट में टॉप किया। और जब स्टेट में टॉप किया तो पत्रकार उसका इंटरव्यू लेने के लिए आए। इंटरव्यू में पूछा कि आपने स्टेट टॉप किया, आप आगे क्या करना चाहते हैं? तो कहा मैं करना कुछ नहीं चाहता। सब चौंक गए, ये क्यों नहीं करना चाहते? तो कहा मैं करना कुछ नहीं चाहता, बस मुझे अपने पिता का सपना पूरा करना है, मुझे उससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनना है जिस फैक्ट्री में वो काम करते हैं। और उस बच्चे ने अपने पिता की उसी एक बात को माइंड बिल्कुल घर कर लिया और अंत में वो उससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बन गया। तो क्या वो बच्चा उस फैमिली की मतलब उस सिचुएशन से उठ के ऊपर की सिचुएशन में जा सकता है जिसके पास फैसिलिटीज कम थी? नहीं, कारखाने के मजदूर के बच्चे के पास कितनी फैसिलिटी होगी, लेकिन वो बच्चा ऊपर जा सकता है। तो उस बच्चे को एक पिता की बात ने मोटिवेट कर दिया। और आप हैं, स्कूल आते हैं, पापा किसी तरह फीस की व्यवस्था कर देते हैं, दे देते हैं, स्कूल में जमा हो जाती है फीस। लेकिन आप क्या करते हैं? आप आते हैं उनके पैसों को नुकसान करते हैं, क्लास में लेते हैं, क्लास नहीं लेते हैं, बीच में क्लास बंक कर देते हैं, घर से निकलते हैं स्कूल आने के लिए, बीच में पता लगा दोस्तों के साथ घूमने निकल गए। ये बहुत गलत है। आप पूरी तरह से ईमानदार होइए। आप पिता अपने पापा को धोखा नहीं दे रहे, आप अपने टीचर को धोखा नहीं दे रहे, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। और जब ये धोखा आपको धोखा देगा तब आप किसी काम के लायक नहीं रहेंगे, आपका पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। लेकिन बाद में कहते नहीं कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, जब समय निकल जाएगा तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी चेत जाइए। जब एक गरीब बच्चा जिसके पास कोई फैसिलिटी नहीं होती वो पढ़ सकता है तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते? आप भी पढ़ सकते हैं, आप भी मेहनत कर सकते हैं। इस दीपावली में आप एक कसम खाइए कि आपको मेहनत करनी है, आपको सबसे आगे निकल के दिखाना है और ऐसा बन के दिखाना है कि आपके माता पिता ही नहीं, आपके टीचर ही नहीं, आपका मोहल्ला ही नहीं, आपका डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, आप अपने स्टेट में जो सम्मान के पात्र बन जाए। पत्रकार आए आपके पास आपका इंटरव्यू लेने के लिए, ऐसा मोटिवेट होइए अपने आप को। एक गरीब घर का बच्चा जिसके पास कोई फैसिलिटी नहीं होती है, कोई सुविधाएं नहीं होती है, इवन वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है जिससे कि उसकी फीस का भी पैसा बचे, क्योंकि उसके पास फीस देने तक के पैसे नहीं होते, लेकिन वो सरकारी स्कूल में पढ़कर टॉप पोजीशन लेता है।
और यहाँ आप प्राइवेट स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूलों में, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन पोजीशन को नहीं दे पाते। क्यों ऐसी होता है? क्योंकि उसके अंदर लगन होती है कि मैं तो भले बिना पैसे के जो म्यूनसिपालिटी के स्कूल में पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे बच्चे जो है कॉन्वेंट में ही पढ़ेंगे, ये उसके मन में टारगेट होता है। एक स्टोरी मैं और आपको सुनाना चाहता हूँ, एकदम रियल स्टोरी है, और ये स्टोरी मैं आपको पहले भी सुना चुका हूँ, लेकिन फिर से सुनाना चाहता हूँ कि ये सुनिए। और ये एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है, इतनी ज़्यादा मोटिवेशनल है कि मैं तो इससे बहुत मोटिवेट हुआ हूँ। और वीडियो में यदि मजा आ रहा हो तो एक लाइक कर दीजिए, अभी लाइक कीजिए, तब अगली स्टोरी शुरू करता हूँ। ये रियल लाइफ की स्टोरी है। लाइक कर दिया, अब सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बगल वाला बटन दबाइए, घंटा दबा दीजिए, मेरे आने वाले वीडियो सब आप तक सबसे पहले सही समय पर पहुंच सके। दब गया, अब शुरू करता हूं मैं स्टोरी क्या सच्ची घटना है कि मेरे 3 या 4 में पढ़ता था, तभी की बात है। मेरे बगल में भैया रहते थे, वो क्या करते थे, वो सुबह से दोपहर तक स्कूल रहते थे, मतलब दोपहर तक के स्कूल को उन्होंने ज्वाइन कर रखा था, दोपहर तक के स्कूल रहते थे। मैं सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ा हुआ हूँ, तो अक्सर वहाँ पे 12-1 बजे छुट्टियाँ हो जाती हैं। तो दोपहर से जब आते थे तब उनके पिता नहीं थे, उनकी केवल माँ थी, और वो दोपहर में अपना जो हाथ गाड़ी होती है उसको लेकर निकल जाते थे, कबाड़ खरीदते बेचते थे। कबाड़ का मतलब जो स्क्रैप होता है कि घर में टूटे फूटे सामान निकलते हैं, उनको किसी आने वाले कबाड़ी को दे दिया जाता है, वही स्क्रैप का सामान वो खरीदते थे, और जाके जब उन्हें बेचते थे उससे जो पैसे मिलते थे वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए, अपने फीस के लिए करते थे। तो प्रिंसिपल को, जब मेरे स्कूल के प्रिंसिपल को बात पता लगी, तो उन्होंने क्या किया कि उनकी फीस माफ कर दी कि भाई आप इतनी मेहनत से पढ़ रहे हैं, तो कम से कम मैं इतना कह ही सकता हूँ कि मैं आपको बिना फीस के अपने यहाँ पढ़ा सकूँ। और मैं पढ़ने में मेहनत कहाँ थी अभी बताता हूँ मैं आपको, कि वो जब शाम को घर लौटते थे सब खा पी चुके होते, और मोहल्ले में जब वो ट्रैफिक कम हो जाता था, लोगों का आना जाना कम हो जाता था, नहीं 10-11 बजे के बाद रात में वो किताबें लेकर आते थे, और बाहर जो रोशनी लगी थी, स्ट्रीट लाइट लगी होती, खंभे पर जो लाइटें लगी होती, उस लाइट के नीचे बैठते थे और वहाँ पढ़ते थे। चाहे जो सीजन हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हल्की फुल्की बरसात हो, तो वहीं पर वो बैठ कर पढ़ते हुए मिलते थे, और 1 बजे 2 बजे तक रात में पढ़ते थे, और फिर जाते थे, सोते थे, फिर सुबह तैयार होकर स्कूल निकल जाते, दोपहर तक लौटते थे, और फिर वही अपना पुराना जो अपनी जीविका के लिए कार्य करते थे वो करते थे। और जब मैं 9 या 10 में पहुंचा तब ग्रेजुएशन कर चुके थे, और पता लगा वो प्री एग्जाम निकाल चुके हैं, IAS का प्री एग्जाम, नेशनल लेवल की सबसे बड़ी परीक्षा का प्री एग्जाम उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेंस को ही निकाला, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इंटरव्यू निकाला, और बन गए वो IAS। अब जिस दिन वो IAS बने होंगे उस दिन उनकी सारी मेहनत सफल हो गई होगी। तो वो खुद को अपने आप को इंस्पायर कर रहे थे, लेकिन उनकी स्टोरी बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम करती है। बहुत सारे लोगों को उनकी स्टोरी, उनके हम जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं, उनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। तो उनके पास कोई भी सुविधा नहीं थी, इवन लाइट भी नहीं थी कि जिसमें वो बैठकर पढ़ सके, फिर भी उन्होंने देश की सबसे बड़ी परीक्षा फर्स्ट अटेम्प्ट में पास की। तो क्या आपको आपके पापा इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, तो क्या आप एक छोटी सी परीक्षा, कॉलेज लेवल की परीक्षा को आप जो है क्रैक नहीं कर सकते? और ऐसा क्रैक कीजिए कि सबको गर्व हो, ये चीज आपने अचीव की, क्योंकि आपके पापा जो है 1-1 रुपया बहुत मेहनत से कमाते हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे कहीं पे काम कर रहे हो, उनके पास जाके देखिए कितनी मेहनत करते हैं 1-1 रुपया कमाने के लिए। तो आपको करना क्या है कि उनके हर 1 रुपए की कीमत कीजिए, हर 1 रुपए, जितना पसीना बहाकर वो 1 रुपया कमाते, उतने ही मेहनत से आप उनके हर रुपए का मूल्य अदा कीजिए, मेहनत कीजिए। बस आपके पास एक काम है कि आपको खैर पढ़ना है, और कोई काम नहीं, आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जिस दिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे पड़ेगी उस दिन आपको पता लगेगा कि स्टूडेंट लाइफ हमारी सबसे अच्छी थी, बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के। आपको पढ़ना भी भारी लग रहा है क्योंकि इकलौता काम आपको करना है। जिस दिन आपके सर पे हर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी तब क्या करेंगे? तब अभी आप ऐसे ही भागेंगे, और तब आपको आपकी शिक्षा ही आपका आधार बनेगी। आपकी जो पढ़ाई कर रखी होगी, आपने जो ज्ञान बटोर रखा होगा, वही आपका आधार बनेगा। उसी के कारण आप जिंदगी में हर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, हर समस्याओं से जूझ सकते हैं। लेकिन आज यदि आपने अपनी शिक्षा को ही अधूरा छोड़ दिया, शिक्षा को ही पूरा नहीं किया,
तो आप जिंदगी भर किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते, जिंदगी भर किसी भी समस्या को आप क्रैक नहीं कर सकते। तो आज समय है, पढ़ लीजिए, पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। आज इस दिवाली कसम खाइए कि इस अंधकार, जो अंधेरा हमारे मन में छाया हुआ है कि बस मुझे थोड़े से में ही सीमित रह जाना है, वो थोड़ा नहीं बड़ा चाहिए, थोड़ा नहीं बड़ा चाहिए। ये कसम खाइए कि आपने जो समय गंवा दिया वो जाने दीजिए। लेकिन अभी आपके पास 3 से 4 महीने हैं अपने एग्जाम के लिए, और 3-4 महीने बहुत होते हैं। अगर आपने ठान लिया तो आप क्रैक कर सकते हैं। बहुत पुरानी कहावत कही गई है, ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। तो आप ठान लीजिए, मान मत लीजिए। आपके मन में ही जीत है, आपके मन में ही हार है। और ये कहना छोड़िए कि ये चीज़ हमारे पास नहीं है इसलिए हम नहीं पढ़ पा रहे, वो चीज़ हमारे पास नहीं, उसका विकल्प तलाशिए। हर समस्या का समाधान होता है, हर चीज़ का विकल्प होता है। बस विकल्प तलाशिए और अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कीजिए, ऊपर लेकर आइए। और दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपसे शुरू में वादा किया था कि 2 बातें हैं। पहली तो जो आपके मन से अंधकार को निकालना है, पढ़ना कैसे ये आपको जानना है। दूसरी बात है कि आपको दीपावली पे करना क्या है। पूछा आपके दोस्तों ने कि यार दीपावली पे तू क्या करेगा, मैं तो इतने के पटाखे लाऊंगा, तू क्या करेगा। तो आपने कहा मैं तो इतने के लेकर आऊंगा। तो क्या पटाखे जलाना दीपावली में उचित है? मेरे हिसाब से तो नहीं उचित है। बार बार टीवी में ऐड भी आते हैं, पटाखे कम चलाइए, पटाखे कम चलाइए। क्यों आते हैं? क्योंकि इससे हमारा पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है। प्रदूषण इतना ज़्यादा फैल जाता है कि लोग सांस तक नहीं ले पाते हैं। अक्सर टीवी में न्यूज़ देखा होगा कि हवा का पीएच मान इतना हो गया, हवा का पीएच मान इतना। हवा का पीएच मान जितना ज़्यादा खराब होगा उतनी ज़्यादा हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत होगी। और दमा जिनको होती है, जिनको सांस की बीमारी होती है, उनके लिए जो दीपावली के पटाखे का धुआं है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। 2 नुकसान होते हैं दीपावली में पटाखे जलाने से। पहला नुकसान हवा को, यानी प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण 2 प्रकार का, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। और दूसरा नुकसान ये होता है कि आपके पापा द्वारा 1-1 रुपए जो मेहनत करके कमाया गया है उस रुपए में आग लगाना है, पटाखे जलाना है। आप 100 रुपए या 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए के पटाखे ले आइए और क्या करेंगे, जलाया, थोड़ा धड़ाम धूम धूम हुआ और थोड़ी देर आप खुश हो लिए। लेकिन उस 1000 रुपए या उस 100 रुपए को कमाने के लिए आपके पापा ने कितनी मेहनत की होगी ये चीज आपने नहीं सोची। तो जब पटाखे चलाने से सिर्फ नुकसान ही होना है तो क्यों ऐसे नुकसान को किया जाए। चाहे हमारी प्रकृति को नुकसान हो, चाहे हमारे पापा की जेब पर पैसे का नुकसान हो, हर चीज, हर विधि से पटाखे चलाना नुकसानदायक है। तो दीपावली शांति से मनाइए और खुशियां बांटिए, मिठाइयाँ बांटिए, खूब मजा कीजिए, लेकिन पटाखे मत जलाइए। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और पर्यावरण को सुरक्षित कीजिए, क्योंकि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी हम भी सुरक्षित रहेंगे। तो पटाखे बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे आप, ये कसम खाइए कि पटाखे बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। सारे स्टूडेंट आएंगे, कहेंगे अरे सर ये क्या कह दिया, पटाखे बिल्कुल है, पटाखे नहीं जलाएंगे तो मजा कैसे आएगा। अरे पटाखे जलाओगे तभी मजा आएगा। दोस्तों के साथ हंसी खेल करो, साथ में इकट्ठा हो, बातें करो, मिठाइयाँ बांटो, मिठाइयाँ खाओ, खुशियाँ मनाओ। पटाखे जलाना ही क्या हर त्योहार आप पटाखे जला के ही खुशियाँ मनाते हो? होली में पटाखे जला के खुशियाँ मनाते हो, बसंत पंचमी आई या फिर और कोई त्योहार आया, पूरा महाशिवरात्रि बीत जाती, क्या पटाखे चला के खुशियाँ मनाई जाती हैं? तो क्या दीपावली पटाखे चलाने के लिए बनाई गई थी? क्या श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या लौट के आए थे, जिसके लिए दीपावली मनाई जाती, क्या अयोध्या वासियों ने पटाखे जलाए थे? नहीं ना। तो आप क्यों पटाखे चलाते? जब पटाखों से नुकसान होता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है, ध्वनि प्रदूषण फैलता है, आसपास के लोग परेशान होते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, बीमार परेशान होते हैं, बूढ़े परेशान होते हैं। इवन जो हमारे घर के आसपास, हम तो गांव में रहते हैं, तो गांव में जो जानवर होते हैं वो जानवर तक परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे पटाखे जलाने का क्या फायदा कि लोगों को खुशियां के बजाय दुख मिले, परेशानी मिले। तो कसम खाइए पटाखे नहीं जलाएंगे। दीपावली खुशी से मनाइए, मिठाइयाँ बांटिए, प्रसन्नता बांटिए। इसी के साथ आज मैं अपने वीडियो से विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं ये मोटिवेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको पटाखे चलाने ही हैं तो भाई चलाइए, लेकिन कमेंट बॉक्स में आकर उल्टा सीधा मत लिखिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।